हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल सेशन की इस मोटिवेशनल कोट के साथ। इट्स अ लोनली रोड। ठीक है, लोनली का मतलब अकेला होता है, तो ये एकमात्र रोड है, इस रूप में आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। एकमात्र रोड है मीन्स आपको फिकल माइंडेड नहीं होना है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, एक ही मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है और आप ये मान लेना है कि यही एक रास्ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, और विकल्प अपने दिमाग में रखने ही नहीं है। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि इस तरह के रास्ते पे चलने के लिए आपको भी लोनली रहना पड़ेगा, आपको अकेला चलना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। तो आप दृढ़ रहें, डिटरमाइंड रहें, आगे बढ़ते चलें, एक राह को पकड़ कर बढ़ते चलें, निश्चित रूप से सफलता आपकी ही होगी। तो आज के एडिटोरियल का प्रेफिस और समरी की हम बात करें तो देखो, द इनकम सपोर्ट प्रोवाइडेड टू फार्मर्स इज़ अ वेलकम स्टेप बट इट इज़ नॉट ऑल दैट दिस सेक्टर नीड्स। तो आज बात की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और साथ ही में पीएम किसान योजना चलती है। कुछ राज्यों ने अपने इसी के अनुसार अपनी योजनाएं चला रखी है किसानों को सहयोग देने के लिए। तो उसी के लिए कहा गया है कि जो आप इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है किसानों को, वो एक स्वागत योग्य कदम है, बट इट इज़ नॉट ऑल दैट दिस सेक्टर नीड्स। लेकिन यही एकमात्र चीज़ नहीं है जो कि इस सेक्टर को ज़रूरत है, इसके अलावा भी बहुत कुछ इस सेक्टर को चाहिए होगा। The work done by a few state governments as well as the central government is indeed commendable. Commendable का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। तो जो भी काम किया गया है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और साथ ही में केंद्र सरकार के द्वारा, ये प्रशंसनीय है। बट दीज इनकम सपोर्ट स्कीम सच एज द राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ की स्कीम है, पीएम किसान स्कीम सेंटर की स्कीम है, एट्सेट्रा, बाईपास टेनेंट एंड लेबरर्स। लेकिन ये जो स्कीम्स कुछ राज्यों ने स्टार्ट की हैं यहाँ पे, या कुछ स्कीम्स के नाम बताए हैं इनकम सपोर्ट स्कीम, जिसमें किसानों की आय को थोड़ा सा सपोर्ट किया गया है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे स्टार्ट की है, ये जो न्याय है वो न्यूनतम आय के हिसाब से है। NYAY है न्याय, तो न्यूनतम आय, ये ऐसे बनाई हुई है, तो न्यूनतम आय योजना है। और पीएम किसान योजना है, ये स्कीम्स जो हैं वो टेनेंट्स और लेबरर्स के लिए फ़ायदेमंद रही है कि जिसका लैंड ओनर है, जिसकी ज़मीन है, उसके लिए तो फ़ायदेमंद है। लेकिन जो टेनेंट है, जो आपसे ज़मीन लेकर और फिर उस पर बुआई करता है, खेत जोतता है, आपके लिए मतलब किराए पे लेकर अपनी आजीविका चलाता है, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेबरर्स हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। द एफर्ट्स पुट बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट्स आर ल्यूक्रेटिव। जो प्रयास छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किए हैं वो लाभदायक हैं। ल्यूक्रेटिव का मतलब बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल होता है फॉर फार्मर्स, बट दीज डोंट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये जो समस्या वास्तव में है, जो जड़ में समस्या है, जो मूल समस्या है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। MSPs फॉर द करंट सीजन मस्ट बी अनाउंस्ड। MSP होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना। तो MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसको, तो इसको करंट सीजन के लिए, वर्तमान सत्र जो चल रहा है उसके लिए इसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इसका समरी है। और हम बात करते हैं आगे। आज ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में आपको नज़र आएगा एम टू का प्रयोग, जबकि मैं बताता रहता हूँ कि एम एट होता है। तो एम टू और एम एट में क्या डिफरेंस है? एम टू जो है इसका मतलब है ट्राई और इंटेंट टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं एम टू, ठीक है। तो कोई इरादा अगर आपका है, ट्राई और इंटेंट टू डू समथिंग, कोशिश करते हैं, आपका इरादा है कुछ करने का, तो उसके लिए एम टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है वी एम टू प्लीज़ आवर कस्टमर्स। तो हमारा इरादा है या हम कोशिश करते हैं हमारे कस्टमर्स को खुश करने की, तो टू का प्रयोग किया है। शी एम्स टू फ्लाई टू अमेरिका, उसका इरादा है कि वो अमेरिका जाएगी हवाई जहाज़ से, तो ये एम टू इरादा रखने के सेंस में है। जबकि एम एट का मतलब है डायरेक्ट अ मिसाइल और क्रिटिसिज्म एट समथिंग ऑन समवन, टू प्लान, इंटेंड और टू हैव एज वंस पर्पज। या तो कोई मिसाइल है, या फिर मान लीजिए कि आप आलोचना करते हैं किसी की, तो एम एट लगता है। या फिर कोई योजना आपकी है, इंटेंशन है, उस कंडीशन में आप लगा सकते हैं, एट का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी बार जो हमने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, पिछले जो भी एडिटोरियल हमने पढ़े हैं, तो उन एडिटोरियल्स में हमने ये देखा है कि बी का फॉर्म दिया हुआ रहता है और बी के साथ में आपको एम दे रखा होता है, एम एट दे रखा होता है। तो बी अगर दे रखा हो पहले, तो जनरली एम एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है ही एम्स एट फिनिशिंग टुमारो, ठीक है। तो ये एम टू और एम एट का डिफरेंस है।
आज जो वोकेबलरी है वो अलग अंदाज में मैं बता दूंगा आपको न्यूज़पेपर के साथ ही। आपको बस WPS ऑफिस डाउनलोड करना है, जो जो वर्ड्स हैं आज के न्यूज़पेपर में उनको क्लिक करते जाना है, आपको उनके मीनिंग नज़र आते चलेंगे। व्यूअर्स कॉलम में तरुण कौशिक ने प्रश्न पूछा है, अमोरल और इमोरल में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है इसको कि मोरल है वो एक पॉजिटिव, कह सकते हो कि जो पॉजिटिविटी की ओर इंक्लाइंड होता है, जो व्यक्ति सकारात्मक चीज़ों की ओर झुका रहता है उसको बोलते हैं मोरल। जो व्यक्ति नेगेटिव चीज़ों की ओर झुका रहता है उसको बोलते हैं इमोरल। और जो व्यक्ति ना ही तो उसे पॉजिटिव से मतलब है और ना ही नेगेटिव से मतलब है, तटस्थ रहता है, इनडिफरेंट रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एमोरल। तो ये डिफरेंस है इन तीनों वर्ड्स में। और वैसे समझ लीजिए कि इमोरल जो वर्ड होता है उसका मतलब ये है कि मॉरलिटी के स्टैंडर्ड्स को, जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी है, नैतिकता है, उसका पालन नहीं करता है। अनैतिक का मतलब यही है कि नैतिकता का पालन ना करना। एमोरल जो है इसका मतलब है कि उसे नॉट कंसर्न्ड विद मॉरलिटी, और यहाँ पे इमोरलिटी भी कर सकते हैं और इमोरलिटी भी जोड़ लीजिएगा। इसे ना तो नैतिकता से मतलब है और ना ही अनैतिकता से मतलब है। इनडिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं एमोरल। तो ये डिफरेंस है तरुण कौशिक। आपके प्रश्न का आंसर मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। तो कॉलम्स मैच करने हैं हमेशा की तरह। एप्रोप्रिएट एक वर्ड है। एप्रोप्रिएट अगर वर्ब के रूप में हो, वैसे देखिए ना, इसका प्रयोग अब अगर आप एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है सुटेबल, लेकिन अगर आप इसको वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब होता है हथियाना। हथियाना, जब्त करना, इस अर्थ में आता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। लीवे का मतलब स्वतंत्रता होता है। प्लीड जो शब्द है इसका मतलब याचना करना, निवेदन करना है। असर्टेन शब्द है, इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है। जबकि इंसिस्टेंस शब्द का मतलब होता है आग्रह करना, जोर देना किसी बात पर, उसको बोलते हैं इंसिस्टेंस। तो एप्रोप्रिएट शब्द है। एप्रोप्रिएट के अंदर चूंकि मैंने बताया जब्त करना है तो इसको आप जोड़ सकते हैं यूजर्प से। यूजर्प का मतलब यहाँ पे जब्त करना, हथियाना, सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, ये सब मीनिंग है। लीवे का स्वतंत्रता है तो आप जोड़ देंगे लैटिट्यूड से। इमेंसिपेशन, फ्रीडम, है ना, लिबरेशन, ये सब मीनिंग होंगे। प्लीड का मतलब याचना करना है, निवेदन करना है, तो इसको जोड़ दीजिएगा बिसीज से। फिर असर्टेन है तो सुनिश्चित करना है, तो डिटरमाइन। और इंसिस्टेंस है तो इम्फेसिस, किसी बात पर जोर देने का प्रोसेस। इंसिस्ट से बनता है इंसिस्टेंस। वोकैबुलरी ड्रिल में अनसस्टेनेबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो फिजिबल नहीं है, जो चलने योग्य नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, उसको बोलते हैं अनसस्टेनेबल। बाईपास, बाईपास का मतलब है स्किप कर देना कह सकते हो। इवेड, अवॉइड या स्कर्ट, ये सारे मीनिंग होते हैं। बचकर, बचना, सरकमवेंट करना, है ना, कोई चीज़ को स्किप कर देना, छोड़ देना, ओमिट कर देना, उसको बोलते हैं बाईपास। रेंडर का मतलब होना या होने का कारण होना, बनना, बनाना, ये सारे मीनिंग रेंडर के हैं। लैंग्विश का मतलब या तो आप कह सकते हो कि भी जिसको कमज़ोर कर देना कह दीजिए इसको, है ना, वीकन कर देने को लैंग्विश कहते हैं। नेगेटिव टाइप का वर्ड है। मॉर्बिडिटी का मतलब रुग्णता, मतलब बीमारी कह सकते हो। अनप्लीजेंट फीलिंग हो सकती है, उसको मॉर्बिडिटी कह सकते हो। तो पहला शब्द देखो यहाँ पे रेट्स, तो रेट्स के साथ क्या जुड़ सकता है, तो यहाँ पे मॉर्बिडिटी रेट्स हो सकती है, बीमार होने की दर। मॉर्बिडिटी का मतलब रुग्णता होती है ना, बीमारी या फिर डिजीज जो होता है ना, व्यक्ति जो बीमार होता है उसके रेट को बोलते हैं, तो मॉर्बिडिटी रेट्स हो सकती है। तो आपका आंसर आ जाएगा मॉर्बिडिटी। दूसरा है दे डैश द कमिटी एंड वेंट स्ट्रेट टू सीनियर मैनेजमेंट। कमिटी के पास तो गए नहीं, सीधे गए सीनियर मैनेजमेंट के पास। इसका मतलब कमिटी को उन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो कमिटी को स्किप करके फिर चले गए, तो स्किप करने के लिए मैंने बताया था बाईपास, तो दे बाईपास्ड द कमिटी। अब सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आपको वो टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट या पास्ट, तो आप पास्ट में लेके जाएंगे इसको, तो बाईपास्ड आ जाएगा। हिज रूडनेस डैश मी स्पीचलेस, उसकी रूडनेस ने, उसके असभ्यता ने मुझे स्पीचलेस कर दिया। तो हिज रूडनेस क्या आ जाएगा, रेंडर्ड। रेंडर का मतलब है कर देना, होना, तो रेंडर्ड कर देंगे। और लास्ट है डैश मेथड्स डोंट हेल्प, ऐसे मेथड्स हमारी हेल्प नहीं करते। कैसे मेथड्स, तो बचे हुए हैं अनसस्टेनेबल और लैंग्वेज। लैंग्वेज चूँकि वर्ब है और सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता है, और मेथड्स के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत है एडजेक्टिव, क्योंकि मेथड्स नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करेगा एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव करेगा तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, अनसस्टेनेबल। तो ऐसे मेथड्स जो कि फिजिबल नहीं हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो हेल्प नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, अनसस्टेनेबल। तो ये वोकैबुलरी ड्रिल में था। अब देखिए आज ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड्स के लिए मैंने सीधा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं उन्हीं को ले लिया है। तो चलिए बात करते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर।
प्रॉपर्टी जो कि किसी के पिता के द्वारा इनहेरिट की गई हो। इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो एक वर्ड के साथ साथ 3 वर्ड्स और सीखेंगे आप। वैसे मैं लिख कर दे रहा था आपको, तो उसके अंदर केवल एक ही पर्टिकुलर एक वर्ड की हम बात कर रहे थे, यहाँ 4 वर्ड्स की हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, पिता से जो वसीयत के रूप में पैसा मिलता है उसको पैट्रिमनी बोलते हैं। वेल जो शब्द है ये शॉर्ट है वैली का, वैली वेल एक ही बात है, घाटी को बोलते हैं। ट्रेंच का मतलब खाई होता है। लिगेसी का मतलब वसीयत होता है, ठीक है। तो पैट्रिमनी आ जाएगा, पिता से प्राप्त संपत्ति। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो सर्वोच्च सामाजिक व्यवस्था में मतलब सर्वोच्च स्थिति में हो और उसके द्वारा कोई सरकार चलाई जाए, तो एक कुलीन तंत्र के द्वारा सरकार चलाई जाए उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है ये अफसरशाही को बोलते हैं, नौकरशाही जिसको बोलते हैं, तो अफसरों के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा चलाया गया शासन। प्लूटोक्रेसी है वो धनवान लोगों के द्वारा चलाया गया शासन, रिच लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। आप समझते हैं ये लोकतंत्र। इन स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टूम, बरीड टाउन्स, तो पुरानी चीज़ों का अध्ययन जैसे कि कब्र का अध्ययन कर लिया, या फिर वो टाउन्स जो बरीड हैं, दफन हो गए हैं, उनका अध्ययन कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे आर्कियोलॉजी। सी पैलियोंटोलॉजी जो है वो जीवाश्मों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नोमोलॉजी जो शब्द है तो साइंस ऑफ लॉज होता है, कानून का विज्ञान, कानून विज्ञान को नोमोलॉजी बोलते हैं। और जीनोलॉजी जो है वंशावली, वंश का अध्ययन, डायनेस्टीज का अध्ययन, तो उसको बोलते हैं जीनोलॉजी। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, तो सोसाइटी से बाहर निकाल देने को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रासाइज। सोसाइटी से बाहर निकाल देना, ऑस्ट्रासाइज। एक्रोबैट का मतलब होता है करतब दिखाने वाला, तो एक परफॉर्मर होता है, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले को बोलते हैं एक्रोबैट। डायट्राइब का मतलब होता है उग्र भाषण, एक स्ट्रॉन्ग और हार्श क्रिटिसिज्म जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डायट्राइब। जूरिस्ट का मतलब जो कि कानून विद्या के अंदर, कानून की जो चीज़ें होती हैं उसमें दक्ष हो, वन हू इज स्किल्ड एट लीगल और लॉफुल थिंग्स, है ना, तो उसको जूरिस्ट बोलते हैं। चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई स्कॉलर हो, उसको जूरिस्ट बोल सकते हैं। रिबीलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, जो विद्रोही हो, जो भी अथॉरिटी जो भी है, अधिकृत व्यक्ति है, उसका विरोध जताने वाला व्यक्ति हो, उसको क्या बोलेंगे, इंसर्जेंट। ये होते हैं बागी किस्म के व्यक्ति जो कि अधिकारी के खिलाफ, अपने ऊपर जो व्यक्ति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इंट्रांसिजेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, जो अटल है, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, है ना, रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज, उसको इंट्रांसिजेंट। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, लोकल, ओरिजिनल यू कैन से। इन्वेंडो, इन्वेंडो का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कह सकते हो, अप्रत्यक्ष कथन होता है, उसको बोलते हैं इन्वेंडो। एक प्रकार से एक हिंट, सजेशन इस रूप में यूज़ कर सकते हो। बात करें ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो इन डीप वाटर, अगर कोई व्यक्ति गहरे पानी में है इसका मतलब वो डिफ़िकल्टी में है, क्योंकि एक तो है कि तैरने लायक पानी है, तो एक गहरे पानी में इसका मतलब वो डिफ़िकल्टी में, मुश्किल में है। इन द एग, अगर कोई अंडे में है तो अंडा सबसे प्रारंभिक अवस्था है, तो ये एक प्रकार से वैसा ही जैसे इन द एम्ब्रियो, भ्रूण अवस्था में है तो वैसे ही एम्ब्रियोनिक जो होता है शुरुआती स्टेज है, वैसे ये भी इन एन अर्ली स्टेज यूज़ कर सकते हैं इसको। कट इन ऑन, अगर कोई बातचीत कर रहा है और उसको बीच में काट दें तो उसको इंटरप्ट करना बोलते हैं, तो ये बाधित करना, व्यवधान डालना। ड्रॉ अ ब्लैंक, जैसे मान लीजिए आपको कोई ब्लैंक शीट दी है और आपसे कहा गया कि कुछ लिखकर बताएं, आपसे कहा गया कोई ड्राइंग बनाकर बताएं, और आप उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं बनाते हैं, आपने ऐसा का ऐसा ही पेज पकड़ा दिया, इसका मतलब आप अनसक्सेसफुल रहे, जो टास्क आपको दिया गया उसको आप कैरी आउट नहीं कर पाए, तो टू बी अनसक्सेसफुल। गिव अप घोस्ट का मतलब है टू डाई, मरना। गिव अप घोस्ट, डाई, ये हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे आत्मा, गिव अप का त्यागना, छोड़ना होता है, तो मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, तो चूंकि ऐसे मान लीजिए कि भूत निकल गया तो वो एक प्रकार से मरना, तो टू डाई। तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड में था। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो ये आपका एडिटोरियल है आज का, फॉर फार्म्स एंड फार्मर्स। और जैसा कि मैंने प्रेफिस और समरी डिस्कस कर लिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि खेती के बारे में है, किसानों के बारे में है। तो फॉर फार्म्स खेती के लिए, एंड फार्मर्स किसानों के लिए। फार्म्स भी नाउन है, फार्मर्स भी नाउन है, एंड जोड़ रहा है, कनेक्टर के रूप में है, कंजंक्शन है, फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है। जो ये आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने सब्जेक्ट्स को हाईलाइट किया है। सब्जेक्ट पहचानना आप सीख जाएंगे तो वर्ब का पता लग जाएगा कि वर्ब उस सब्जेक्ट को देखकर ही लगी है, और ये सबसे बड़ा बेस है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक का। जो हम कॉन्कॉर्ड पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं, या सिंटैक्स, तीनों एक ही टॉपिक के नाम होते हैं, तो इन तीनों में ही
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आए, रियल सब्जेक्ट को पहचानना आए। तो चलिए, इनकम सपोर्ट सर्व्स अ पर्पस बट द फार्म सेक्टर नीड्स अ लॉट मोर। इनकम सपोर्ट का मतलब आय में सपोर्ट, आय का सपोर्ट। सर्व्स अ पर्पस, चूंकि ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब लग रही है, चूंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। और याद रखिए V1 के साथ एस और ईएस अगर आप जोड़ते हैं तो वो वर्ब क्या कहलाती है, सिंगुलर। तो इनकम सपोर्ट सर्व्स अ पर्पस, इनकम सपोर्ट जो है वो एक पर्पस सर्व करता है, ठीक है, उद्देश्य पूरा करता है। बट द फार्म सेक्टर नीड्स अ लॉट मोर, लेकिन ये जो खेती वाला सेक्टर है इसके लिए ज़रूरत है। अब देखो फार्म सेक्टर, ये द फार्म सेक्टर पूरा ही, मैंने ऑरेंज कलर में दिया है इसको, ये पूरा ही है। वैसे ये फार्म सेक्टर जो है इसको ज़रूरत है कुछ और ज़्यादा की ज़रूरत है, केवल इनकम सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और भी कुछ ज़्यादा चाहिए। तो क्या कह रहा है कि भाई इनकम सेक्टर जो इनकम सपोर्ट है वो एक पर्पज़ पूरा करता है। सर्व का मतलब यहाँ पे पूरा करना है, फुलफिल करना है, कह सकते हो, है ना। बट द फार्म सेक्टर नीड्स अ लॉट मोर, लेकिन फार्म सेक्टर के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब देखिए, द राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हालांकि यहाँ तक सब्जेक्ट है ये, ठीक है, लॉन्च्ड बाई छत्तीसगढ़। अब ये जो छत्तीसगढ़ है ये भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो है लॉन्च का, ये लॉन्च किसने किया, छत्तीसगढ़ ने किया। और राजीव गांधी किसान ये जो दे रखा है न्याय योजना, इसका सब्जेक्ट आपको मिलेगा, वर्ब मिलेगी ये एम, ये एम जो है वो इसकी वर्ब है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ लास्ट वीक एम्स टू सपोर्ट द इनकम ऑफ द स्टेट्स 18 लाख राइस, maize and sugarcane farmers by 10,000 to 13,000 rupees per acre through direct cash transfers। तो सब्जेक्ट हमने देख ही लिया, ये सब्जेक्ट है ये पूरा, और इसकी वर्ब ये वाली है, और छत्तीसगढ़ है तो इसका लॉन्च्ड है। तो कह रहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई, छत्तीसगढ़ के द्वारा। कब लॉन्च की गई, लास्ट वीक। एम्स टू, इसका लक्ष्य क्या है, तो बताया था इंटेंट जो भी हो, इंटेंशन जो भी हो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो या ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, उसके लिए एम टू लगा सकते हो आप। तो इसका लक्ष्य ये है कि सप्लीमेंट द इनकम ऑफ स्टेट्स 18 लाख राइस। स्टेट, द स्टेट इसलिए आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो जब डेफिनेट हो जाता है नाउन तो द लगा सकते हैं। तो स्टेट के, छत्तीसगढ़ के 18 लाख कौन से किसान जो खेती करते हैं राइस की, मेज़ मतलब मेज़ जो मक्का होता है उसके लिए, एंड शुगर केन, शुगर केन का मतलब हो गया गन्ना। तो ये जो खेती करने वाले किसान हैं उनको यहाँ पे सप्लीमेंट का मतलब है पूरक, तो जो उनकी आय है तो वो है ही, लेकिन साथ में इनमें आय जोड़ दी है 10,000 से लेकर 13,000 रुपये पर एकड़ इनको देने का निश्चय किया है। और कैसे देंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू, थ्रू का मतलब माध्यम होता है, तो सीधा कैश ट्रांसफ़र नकदी इनके बैंक में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है, जो लॉन्च की छत्तीसगढ़ के द्वारा पिछले सप्ताह लॉन्च की गई, तो लास्ट वीक आ रहा है, इस कारण से देख लीजिए यहाँ पे आपको लास्ट वीक देखकर सेकेंड फॉर्म तो लगानी है। और हालांकि ये पैसिव वॉइस है और बिना वर्ब के लग रहा है, तो ऐसा स्टाइल आपको न्यूज़पेपर से सीखना है कि बगैर हेल्पिंग वर्ब के, बगैर बी फॉर्म के भी पैसिव वॉइस बन सकता है। सीधा इसने क्या कर दिया है कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर दिया है कि न्याय योजना जो कि लॉन्च की गई है इसके द्वारा, ठीक है। तो एक पोस्ट एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज़ किया गया है वैसे। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई पिछले सप्ताह। इसका लक्ष्य ये है कि 18 लाख किसान जो हैं इस राज्य के, जो चावल, मेज़ और शुगर कैन फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पे इनकम सपोर्ट दिया जाए 10,000 से 13,000 रुपये का पर एकड़। और ये जो ट्रांसफ़र होगा कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू ये सुविधा इनको मिलेगी। फिर देखिए, बिसाइड्स द सेंटर्स पीएम किसान स्कीम दैट प्रोवाइड 6,000 रुपीज़ टू फार्म फैमिलीज ओइंग लेस देन 5 acre ऑफ लैंड, तेलंगाना, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश हैव सिमिलर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स। बिसाइड्स का मतलब कि अतिरिक्त होता है, द सेंटर्स पीएम किसान स्कीम, तो बिसाइड्स तो इसके अतिरिक्त, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई सेंटर के, केंद्र सरकार के जो पीएम किसान स्कीम है उसके अतिरिक्त, दैट प्रोवाइड्स, दैट यहाँ पे किसके लिए है, इस किसान स्कीम के लिए है, चूँकि सिंगुलर है इस कारण से यहाँ पे देखिए प्रोवाइड्स एस जोड़ रखा है। तो यहाँ पे स्कीम सिंगुलर था, रिलेटिव प्रोनाउन था, तो इसको देखकर हमने लगाया 6,000 रुपीज़ टू फार्म फैमिलीज। तो केंद्र सरकार की स्कीम है पीएम किसान स्कीम, वो प्रोवाइड करती है किसान के परिवार को 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये उस परिवार को मिलते हैं ऑनिंग लेस देन 5 acre ऑफ लैंड। वो परिवार
जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है उनको 6,000 रुपये मिलते हैं। तो इनके अतिरिक्त तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। अब ये चूंकि तीनों सब्जेक्ट हो गए तो इस कारण से है, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, कुछ यहाँ पे छोड़ दिए हैं, है ना। तो हैव यहाँ पे इन तीनों को देखकर है। तो तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश हैव सिमिलर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, उनके पास भी किसानों के लिए ऐसे ही योजनाएं हैं, है ना, ऐसे ही योजनाएं हैं। सिमिलर दे रखा है, एक समान योजना है। तो सिंपल सी बात की गई है कि केंद्र सरकार की एक स्कीम है पीएम किसान स्कीम, और उसके अनुसार क्या है कि 6,000 रुपये प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होती है उस किसान के परिवार को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश है, उनके पास भी ऐसी ही कैश ट्रांसफर स्कीम है। आगे देखो, फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड द फार्मर, इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेजिम दैट वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद द पीडीएस। तो कह रहा है फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट, बैलेंसिंग का मतलब बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, फॉर प्रपोजिशन इसलिए आईएनजी लग गया। तो इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए, हितों को, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हित है, तो हितों को संतुलित करने के लिए, हित किसके हैं, कंज्यूमर एंड द फार्मर, कंज्यूमर उपभोक्ता को बोलते हैं, फार्मर का मतलब किसान हो गया। तो किसान और उपभोक्ता के हितों को बैलेंस करने के लिए कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, जो उनके द्वारा दिए गए प्रोड्यूस का उपभोग करता है, उसका हित भी बना रहे, किसान जो प्रोड्यूस करता है फसलों को, उसका हित भी बना रहे। तो इसको बैलेंस करने के लिए इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेजिम। तो भारत के पास क्या है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, और इसके लिए आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, ब्रॉड, एक्सपेंसिव, एक्सटेंडेड, फार रीचिंग, रेंजी और लार्ज। बहुत व्यापक हो, बहुत बड़ा हो, बहुत विस्तृत हो, उसके लिए एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं, इसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। तो भारत के पास इसके लिए क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक सिस्टम है। रेजिम का मतलब शासन भी होता है, तंत्र भी होता है, सिस्टम भी होता है। इंग्लिश में अगर जानना चाहें तो सिस्टम, मैकेनिज्म, अरेंजमेंट। तो भारत के पास ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर एमएसपी प्रोवाइड करवाया जाता है। विच वर्क्स, अभी विच जो है वो इसको देखकर लग रहा है, तो इसी का सब्जेक्ट मानते हुए वर्क्स करेंगे, जो काम करता है, वो सिस्टम जो है वो काम करता है इन कॉम्बिनेशन विद द पीडीएस, पीडीएस के कॉम्बिनेशन में, पीडीएस के साथ, ठीक है। पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण तंत्र है, तो इसके साथ काम करता है। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि कंज्यूमर और फार्मर के हितों को संतुलित करने के लिए भारत के पास एक बड़ा एमएसपी सिस्टम है, और वो सिस्टम काम करता है पीडीएस के साथ। आगे देखो, बट द एफिशिएंसी ऑफ नीदर एमएसपी प्रोक्योरमेंट्स नॉट द पीडीएस इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन द एफिशिएंसी मतलब कुशलता, दक्षता, किस चीज़ की, ना ही तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट्स की, प्रोक्योरमेंट्स का मतलब मंगवाना, खरीद करना कह सकते हो, तो ना ही तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट्स के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खरीदारी का, नॉट द पीडीएस, और ना ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का मतलब लोक वितरण या सार्वजनिक वितरण तंत्र जो है, उनका जो एफिशिएंसी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश भर में। तो ये कह रहा है कि पूरे देश भर में ये जो सिस्टम है एमएसपी का या पीडीएस का, उसकी जो एफिशिएंसी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर कह रहा है द सेंटर सेज इट फिक्सेज एमएसपीज एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स बट द कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी। अब कह रहा है कि द सेंटर सेज, तो सेंटर सब्जेक्ट है तो सेज आ रहा है, इट सब्जेक्ट है तो फिक्सेज आ रहा है, सिंगुलर है। तो सेंटर कह रही है, केंद्र सरकार कहती है कि इट फिक्सेज, की केंद्र सरकार एमएसपी को फिक्स कैसे करती है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है उससे 1.5 गुना देती है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। मान लीजिए कि 100 रुपये आपके खर्चा हो रहा है तो 150 रुपये आपको मिलेगा, कि 50 रुपये आपकी कमाई होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना। तो केंद्र सरकार कहती है कि इसने फिक्स कर दिया है एमएसपीज को 1.5 गुना देती है जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है किसान की। बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी, लेकिन ये जो गणित है, ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सब्जेक्ट है तो इज आ गया, नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी, विवादों से फ्री नहीं है, मतलब विवाद है इस बात में, कंट्रोवर्सी इसमें है, कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं है। फिर कह रहा है लास्ट ईयर सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एंड बीजेपी रूल्ड यूपी एंड हरियाणा क्वेश्चन द सेंटर्स एमएसपी कैलकुलेशंस। सेवरल स्टेट्स, अनेकों राज्य, सेवरल स्टेट्स ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल लगती है, ये पता होना चाहिए, तो स्टेट्स का प्रयोग है, जिसमें शामिल कौन है, छत्तीसगढ़ शामिल हैं, और बीजेपी के शासन में चल रहे यूपी और हरियाणा शामिल हैं, है ना। क्वेश्चन द सेंटर्स एमएसपी कैलकुलेशन, इन्होंने भी प्रश्न उठाए हैं सेंटर के एमएसपी कैलकुलेशंस को लेकर। तो अनेकों जो राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल हैं, जिसमें बीजेपी के शासन में चल रहे यूपी और हरियाणा के राज्य हैं,
इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न उठाया है सेंटर के एमएसपी कैलकुलेशन पे। ये सेंटर का जो कैलकुलेशन है कि जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आएगी उससे 1.5 गुना हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन में प्रश्न उठाए हैं। अब देखिए लास्ट ईयर दे रखा है आपको। इस लास्ट ईयर समझिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ प्रीपोजिशन लगता नहीं है, जैसे कि कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड है, नेक्स्ट वीक, ईयर, नेक्स्ट मंथ, है ना, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लास्ट नाइट है, लास्ट ईयर है, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। मैं सिंस और फॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली ऑन, इन और एट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस मॉर्निंग मंथ है, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर ऐसा है तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑन, इन, एट नहीं लगेगा। तो मैं ऑन, इन, एट की बात कर रहा हूँ। जनरली इनसे पहले ऑन, इन या एट का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, दो फूड इज अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, दोज हु प्रोड्यूस इट लैंग्विश एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। तो दो यद्यपि, तो यद्यपि मतलब यहाँ पे हो गया है क्या कि एक एडवर्सेटिव स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। दो फूड इज़ अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, दो यद्यपि जो फूड है वो एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है, सार्वभौमिक आवश्यकता है, सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है। दोज हु प्रोड्यूस, फिर भी दोज हु प्रोड्यूस, वो लोग जो इसे प्रोड्यूस करते हैं। ये एक सिस्टम पता होना चाहिए। दोज का प्रयोग अगर हो रहा है, हु का प्रयोग है तो पहले दोज लगेगा, दे या देम नहीं लगेगा। लेकिन उसका एक कहानी ये भी है कि आगे वर्ब होनी चाहिए। अगर आगे वर्ब नहीं है तो फिर कुछ खेल उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे हु के स्थान पे हुम लग जाए, जो भी कुछ हो वो डिपेंड करता है फिर। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस वर्ब दे रखी है तो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट हु से बनता है, तो हु का प्रयोग अगर है तो पहले दोज लगेगा, याद रखना इसको। तो दो फूड इज़ अ यूनिवर्सल नेसेसिटी, यद्यपि फूड जो है एक सार्वभौमिक आवश्यकता है, फिर भी, अब फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि दो लग गया, एक यहाँ पे उपवाक्य कंप्लीट हो गया, एक उपवाक्य यहाँ पे शुरू हो गया। तो जो दूसरा उपवाक्य हमने स्टार्ट किया है उससे पहले हम इफ क्या तो लगाएंगे यट, या फिर लगाएंगे स्टिल, या फिर लगाएंगे कोमा। तो चूंकि यट और स्टिल तो है नहीं तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे कोमा का। तो दोज यू प्रोड्यूस इट, तो वो लोग जो इसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कौन, किसान। लैंग्विश एट द बॉटम, लैंग्विश का मतलब क्या है, अनप्लीजेंट सिचुएशन को क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस करना, या फिर वीकन होना भी होता है। तो लैंग्विश का मतलब वीकन, डिटीरियोरेट, और यहाँ पे डिक्लाइन, इधर को तो काट दीजिए भले ही, डिक्लाइन। विथर है ये, इधर नहीं है, ये जो दे रखा है आपको, ये इसको विथर करेंगे, WITHER कर दीजिएगा इसको, ठीक है। विथर है, डिक्लाइन है, वीकन है, डिटीरियोरेट है, मतलब कमज़ोर होना, विकृत होना, गिरावट आना, पतन होना। तो यद्यपि फूड जो है यूनिवर्सल नेसेसिटी है, फिर भी जो इसे प्रोड्यूस करता है, मतलब किसानों की बात है, वो लैंग्विश होते हैं, डिटेरियोरेट होते हैं, उनकी कंडीशन डिक्लाइन होता है, वो अनप्लेजेंट सिचुएशन को सफ़र करते हैं। एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड, इकोनॉमिक पिरामिड जैसे ये पिरामिड है तो इसके बॉटम में कौन है, किसान। तो एट इस बॉटम के अंदर ये यहाँ पे बॉटम में रहते हैं, बाकी लोगों को इनसे कुछ ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन जिसकी आवश्यकता सबसे अधिक है उन्हीं को सबसे कम पैसा दिया जाता है। ये एक क्या कह सकते हो, आयरनी है, व्यंग्य है। इससे आगे देखिए, दीज इनकम सपोर्ट स्कीम्स टारगेट लैंड ओनर्स एंड बाईपास टेनेंट्स एंड लेबरर्स। तो कह रहा है कि भाई, अब देखो ये एक रह गया था पॉइंट अपना, दोज हु प्रोड्यूस है, इसको देख लीजिए एक बार। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए थे। देयर आर दोज हु डिसअप्रूव ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग, यहाँ पे देखो दोज है, हु है, लेकिन डिसअप्रूव साथ में वर्ब भी है। दोज हु सॉ द परफॉर्मेंस थॉट इट मेमोरेबल, तो दोज है, हु है, साथ में वर्ब भी है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन याद रखिए, दोज, हु और वर्ब, ये इस तरह से ही आएंगे हमेशा। आगे देखिए, दीज इनकम सपोर्ट स्कीम्स, ये जो न्यूनतम सपोर्ट स्कीम्स हैं, टारगेट लैंड ओनर्स, ये लैंड ओनर्स को टारगेट करती हैं, एंड बाईपास टेनेंट्स एंड लेबरर्स, और टेनेंट्स और लेबरर्स को बाईपास करती हैं। बाईपास का मतलब क्या है, बाईपास का मतलब देख लेते हैं। बाईपास का मतलब है स्कर्ट, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओमिट, स्किप कर देना, छोड़ देना, उपेक्षित करना, बचना, है ना, स्कर्ट करना, उसको बोलते हैं बाईपास। तो ये जो इनकम सपोर्ट स्कीम्स हैं लैंड ओनर्स टारगेट करती हैं, मतलब इनका फ़ायदा किसको है, जिनकी ज़मीन है उसको फ़ायदा है। किसको फ़ायदा नहीं है, टेनेंट्स को, लेबरर्स को, जो मजदूर हैं, जो काश्तकार हैं, जो आपसे ज़मीन खरीद कर और वहाँ पर बुआई कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है इन स्कीम्स का। इन छत्तीसगढ़ देयर इज़ प्रिलिमिनरी एविडेंस दैट टेनेंट्स मैनेज बेटर रेट्स फ्रॉम ओनर्स लास्ट ईयर आफ्टर द गवर्नमेंट गेव इंसेंटिव्स ओवर एंड अबव MSPs टू फार्मर्स। तो इन छत्तीसगढ़ में देयर से स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया वाक्य, देयर से स्टार्ट हुआ है, तो इन्वर्जन है तो इज, और उसके बाद में आपको एविडेंस सब्जेक्ट दे रखा है। एविडेंस के बारे में ये ध्यान रखिए कि एविडेंसेस नहीं होता है,
एक से अधिक होने पर भी एविडेंस ही होता है। और प्रिलिमिनरी जो शब्द है इसका मतलब होता है प्राथमिक। तो ये कह रहा है कि प्राथमिक साक्ष्य हैं, सबूत हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसे सबूत हैं। द टेनेंट्स मैनेज्ड बेटर रेट्स, कि जो काश्तकार हैं जिन्होंने खेत आपसे खेत लेकर उस पर खेती की थी, उनको बेहतर दरें मिली थी, बेटर रेट्स मिली थी ऑनर्स से, मालिकों से, लास्ट ईयर, पिछले साल। कब मिली थी? आफ्टर द, देखो लास्ट ईयर दे रखा है, कोई इन ऑन एट नहीं लगेगा, हमने डिस्कस किया था। आफ्टर द गवर्नमेंट गेव इंसेंटिव्स ओवर एंड अबव MSPs टू फार्मर्स। कब? जब गवर्नमेंट ने इनको इंसेंटिव दिया था। इंसेंटिव मतलब एक प्रकार से पर्क मान सकते हो, एक आय के बाद में जो आपको एक हौसला अफजाई के लिए अमाउंट मिलता है उसको आप बोलते हैं इंसेंटिव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है कि अतिरिक्त। MSPs टू फार्मर्स, MSPs न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसानों को मिला ही, और उसके अलावा किसानों को क्या मिला? उसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स दिए गए, और इससे क्या हुआ कि जो काश्तकार थे जिन्होंने आपसे लेकर खेती की थी उनको अच्छी दरें मिली थी, अच्छी रेट मिली थी। यहाँ पे ओवर एंड अबव है, इसका मतलब है इन एडिशन टू, प्लस, बिसाइड्स, एज वेल एज, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, तो ये जो इनकम सपोर्ट स्कीम्स हैं वो मतलब टारगेट करती हैं किसको? लैंड ओनर्स को, और टेनेंट्स और लेबरर्स को छोड़ देती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ प्राथमिक सबूत ऐसे हैं कि टेनेंट्स जो हैं उन्होंने मैनेज कर लिया था, कि उन्होंने बेहतर दरें उनको मिल गई थी ओनर्स से, है ना, पिछले साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ओनर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दिया ही था, लेकिन साथ में इंसेंटिव्स भी दिए थे। तो इंसेंटिव्स के अलावा MSPs के अलावा इंसेंटिव मिला था। द स्टेट इज नाउ डिजाइनिंग अ कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर लैंडलेस लेबरर्स अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल। तो कह रहा है द स्टेट इज नाउ डिजाइनिंग। अब ये ज़्यादा स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ अब डिजाइन कर रहा है, अब एक प्रारूप बना रहा है, अ कैश ट्रांसफर स्कीम, कि नकदी हस्तांतरण योजना, कि कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाएगा। किसके लिए? लैंडलेस लेबरर्स, वो मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है, मजदूरी करते हैं लेकिन खुद की ज़मीन नहीं है। अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल, ये मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनके अनुसार ये बातें हैं। फिर कह रहा है बट दीज इंटरवेंशंस आर ओनली पैलिएटिव एंड कैन नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम विच इज़ नॉन रेम्यूनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग। तो बट दीज इंटरवेंशन, लेकिन ये जो हस्तक्षेप है सरकार का, सरकार जो मतलब इनको थोड़ा सहायता करना चाह रही है, इंटरवेंशन हस्तक्षेप को बोलते हैं, आर ओनली पैलिएटिव, ये केवल पैलिएटिव है। पैलिएटिव का मतलब होता है दर्द कम करने वाला। सिनोनिम्स देख सकते हैं आप इसके, सूदिंग, एलिवेटिंग, सिडेटिव, कामेटिव, कामिंग, एलिविएटिव, मिटिगेटरी, मिटिगेटिव, तो ये सब हैं क्या? राहत देने वाले। तो ये जो इंटरवेंशन है सरकार के, ये केवल पैलिएटिव हैं, और ये एड्रेस नहीं कर सकते। एड्रेस का मतलब क्या है? सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। एड्रेस का मतलब क्या है? एड्रेस का मतलब डील विथ समथिंग यूजुअली स्किलफुली और एफिशिएंटली, तो कुशलतापूर्वक किसी प्रॉब्लम से डील करना। तो ये जो चीज़ है वो, ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो है, जो एक निहित समस्या है, उसको डील नहीं कर सकते हैं। तो दीज इंटरवेंशंस, दीज के साथ प्लूरल नाउन है, आर इंटरवेंशंस प्लूरल इस कारण से है, ओनली पैलिएटिव, केवल पैलिएटिव है, केवल थोड़ा सा दर्द कम करने वाला, मरहम लगाने वाला है, एंड कैन नॉट एड्रेस, और ये यहाँ पे एड्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब ये इस अंडरलाइंग प्रॉब्लम से नहीं निपट सकते हैं। प्रॉब्लम से अंडरलाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विच इज़ द नॉन रेम्यूनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग, और विच यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है फार्मिंग का नेचर, फार्मिंग की प्रकृति, खेती की प्रकृति, और वो कैसी है? नॉन रेम्यूनरेटिव है, मतलब खेती जो है कभी फायदेमंद नहीं है। तो ये नॉन रेम्यूनरेटिव क्या है? नॉन प्रोडक्टिव, नॉन ल्यूक्रेटिव, नॉट बेनिफिशियल, जो कि लाभदायक नहीं है, जो बेनिफिट नहीं देती है, प्रॉफिट नहीं देती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे कह रहा है मोर मार्केट ड्रिवन अप्रोच हैज़ ऑफन बीन प्रपोज्ड एज द सॉल्यूशन and the agriculture related components in the center's response to the economic crisis caused by the pandemic appear to toe that line। तो पहले तो जान लीजिए टो दैट लाइन का मतलब क्या है। टो द लाइन का मतलब होता है अबाइड बाय द रूल्स और मीट द स्टैंडर्ड, मीन्स नियमों का पालन करना, या फिर जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड आपने तय किए हैं उसको पूरा करना। तो क्या कहना चाह रहा है? अ मोर मार्केट ड्रिवन अप्रोच, एक अधिक मार्केट प्रेरित अप्रोच, ऐसी अप्रोच जो मार्केट आधारित हो, मार्केट के हिसाब से फायदेमंद हो, हैज़ ऑफन बिन प्रपोज्ड, उसको अक्सर प्रपोज किया गया है, अक्सर उसका प्रस्ताव रखा गया है, एज द सॉल्यूशन, एक हल के रूप में, कि एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच हो, और मार्केट ड्रिवन अप्रोच के लिए हैज़ आ गया, ऑफन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में लग सकता है, पैसिव वॉइस सब बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इसका प्रस्ताव रखा गया है सॉल्यूशन के रूप में। एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट्स इन द सेंटर्स रेस्पॉन्स, और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं,
कृषि संबंधी जो घटक हैं, कंपोनेंट्स घटक, एग्रीकल्चर कृषि रिलेटेड संबंधित। इन द सेंटर्स रेस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया है इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, आर्थिक संकट को लेकर, कोज्ड बाय द पेंडेमिक, किसके द्वारा ये क्राइसिस आया है, तो वो क्राइसिस जो कि किस कारण से आया था, पेंडेमिक के कारण, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण, अपीयर टू टो दैट लाइन, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसका पालन करती है, उस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। ठीक है, अब आप अगर ये पूछें कि भी अपीयर किसको देखकर लग रहा है, तो देखो फिर से एक अधिक मार्केट ड्रिवन अप्रोच हमेशा ही अक्सर इसका प्रपोजल दिया जाता है सॉल्यूशन के रूप में, और एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपोनेंट्स जो हैं सेंटर की रेस्पॉन्स में, तो सेंटर ने जो एक प्रतिक्रिया दी है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि पेंडेमिक के द्वारा खड़ा कर दिया गया है, तो उसमें जो एग्रीकल्चर से संबंधित कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स ऐसा लगते हैं कि वो उन नियमों का पालन करते हैं, वो उस सॉल्यूशन का ध्यान रखते हैं। However, many previous arguments about the agriculture economy have been rendered questionable by the pandemic. However, हालांकि फिर भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों के रूप में काम आता है। मैनी प्रीवियस आर्ग्यूमेंट्स, मैनी अनेकों, प्रीवियस पिछले आर्ग्यूमेंट्स जो भी आपके तर्क वितर्क थे, तो बहुत सारे पिछले आर्ग्यूमेंट्स थे अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, किसके बारे में, कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में, हैव बीन रेंडर्ड क्वेश्चनेबल, उन आर्ग्यूमेंट्स को क्या किया गया है, रेंडर किया गया है। रेंडर का मतलब क्या हो गया, रेंडर का मतलब कोई भी कार्य करना होना। ठीक है, तो रेंडर के बारे में देख लीजिए आप क्या है, रेंडर का दे रखा है मेक, रेप्लिकेट, कोज टू बी, या तो बनना या बनाना या होना, इस सेंस में यूज करते हैं। तो इनको क्वेश्चनेबल कर दिया गया है, इन पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है पेंडेमिक के द्वारा। तो हावेवर फिर भी बहुत सारे प्रीवियस आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे पिछले मतलब ऐसे बहस के विषय हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में, हैव बीन रेंडर्ड क्वेश्चनेबल, जिन आर्ग्यूमेंट्स को क्वेश्चनेबल बना दिया गया है पेंडेमिक के द्वारा। ठीक है, फिर देखो आगे दे रखा, द फूड सप्लाई चेन क्राइसिस इन द यूएस इज इंस्ट्रक्टिव। जो फूड सप्लाई चेन है मतलब खाद्य सामग्री, खाद्य जो पदार्थ हैं उनके सप्लाई चेन जो है जिससे आपूर्ति हुआ करती थी, क्राइसिस जो आ गया है यूएस के अंदर, वो इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे कुछ सिखाने वाला है। ठीक है, ये आपको शिक्षा देता है। तो जो एक यूएस के अंदर फूड सप्लाई चेन के अंदर जो एक बाधा आई है इस पेंडेमिक के चलते, वो एक शिक्षाप्रद है, वहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। फिर कह रहा है, कंसीडर्ड सुप्रीमली एफिशिएंट, इट एंडेड अप विद वेस्टेड प्रोड्यूस एंड अनमेट डिमांड एज द पेंडेमिक इरप्टेड। कंसीडर्ड जिसको माना गया था, ये पास्ट पार्टिसिपल है। सुप्रीमली एफिशिएंट, एफिशिएंट एडजेक्टिव है, सुप्रीमली एडवर्ब है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या दक्ष, सुप्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठता से। तो जिसको माना गया था कि बहुत सक्षम है, बहुत ही एफिशिएंट है, किस चीज़ को, फूड सप्लाई चेन की बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है ना। फिर इसको माना तो ऐसा गया था कि भी सुप्रीमली एफिशिएंट है, फिर भी ये एंड अप विद वेस्टेड प्रोड्यूस, फिर भी कैसे इसका एंड हुआ, वेस्टेड प्रोड्यूस के रूप में। प्रोड्यूस कौन से, वेस्टेड जो खराब हो गए थे वो प्रोड्यूस, तो इसका एंड ऐसे हुआ कि प्रोड्यूस जो हुआ खेतों से वो बिल्कुल खराब हो गया था। एंड अनमेट डिमांड, और डिमांड ऐसी थी जिसको मतलब पूरा नहीं किया जा सका था, ये विशेषता बता रहा है। अनमेट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो डिमांड मार्केट में ऐसी थी कि सप्लाई हो ही नहीं सकी। एज द पेंडेमिक इरप्टेड, जैसे ही पेंडेमिक इरप्ट हुआ, इरप्ट का प्रयोग जनरली जैसे ज्वालामुखी का फटना है उसके लिए इरप्ट लगाते हैं, बीमारी का अचानक से आउटब्रेक हो जाना है उसके लिए इरप्ट लगाने हैं, प्रस्फुटित होने को बोलते हैं जनरली। तो जिसको सुप्रीमली एफिशिएंट माना गया था वो उसका एंड ऐसे हुआ कि प्रोड्यूस बिल्कुल वेस्ट हो गए और जो डिमांड है उसको पूरा ही नहीं कर पाया, है ना, पेंडेमिक जैसे ही इरप्ट हुई। India's agricultural management must take into account such fresh learning from the pandemic and vulnerabilities arising out of supply chain dependent food security. India's agriculture management, भारत की जो कृषि व्यवस्था है, भारत का जो कृषि मैनेजमेंट है, उसको सोचना चाहिए। टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या है, कंसीडर करना या फैक्टर इन, उसको इस बात पर विचार करना चाहिए। सच फ्रेश लर्निंग फ्रॉम द पेंडेमिक, किस पर विचार करना चाहिए, ऐसी जो एक नई बात सामने आई है, ऐसी जो एक लर्निंग है, ऐसी जो सीख है इस पेंडेमिक से, जैसे अमेरिका को देखकर आप सीख सकते हैं, तो इसको विचार करना चाहिए। एंड वल्नरेबिलिटीज़, और वल्नरेबिलिटी पर विचार करना। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, ये होता है वीकनेस, ससेप्टिबिलिटी, डिफेंसलेसनेस, मतलब कमजोरी जो होती है उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। और वल्नरेबिलिटी विचार करना चाहिए। अराइजिंग आउट ऑफ सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी, वो वल्नरेबिलिटी जो कि उठती है, खड़ी होती है, राइज होती है, किससे,
किससे होती है? सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी, कि आपकी फूड सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा है, वो डिपेंड किस पर है? फूड सप्लाई चेन पर, है ना। सप्लाई चेन पर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य पदार्थ आपने बना तो लिए, प्रोड्यूस कर लिए, उसको सप्लाई कैसे करोगे, उस पर डिपेंडेंट है आपकी फूड सिक्योरिटी, है ना। इन चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। तो भारत के जो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट है, जो कृषि की व्यवस्था देखता है, उसको जरूर से करना पड़ेगा। मस्ट आ रहा है तो ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्सन के लिए है, तो उसको निश्चित रूप से यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। ऐसी एक जो सीख मिली है हमारे को इस पेंडेमिक से, उस पर और उन कमजोरियों पर, है ना, जो कि कमजोरियां यहाँ पे उजागर होती हैं फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में। जब वो फूड सप्लाई चेन आधारित फूड सिक्योरिटी और फूड सप्लाई चेन जब क्रैश हो जाती है, उस समय जैसी दुविधाएं आती हैं, जैसे परेशानियां आती हैं, जैसे यूएस में देखने को मिल रहा है, वैसा यहाँ भी हो सकते हो, तो उससे सीख ले लेनी चाहिए। The list of pre-existing morbidities in the agriculture sector is also long, including messy land records, unscientific and unsustainable crop patterns, market linkages that make the farmers vulnerable to exploitation by officials and middlemen, inadequate irrigation, adoption of technology, conflict with wildlife, and changing weather and climate patterns. ये सब उदाहरण हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। The list of pre-existing morbidity, morbidity रुग्णता को बोलते हैं। तो एंग्विश, डिस्ट्रेस, वियरीनेस, द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड, या तो रुग्णता है, बीमारी है, या फिर पीड़ा, कष्ट, तनाव, संकट, ये सब हैं। तो जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से अस्तित्व में है, जो पहले से बनी हुई हैं, तो पहले से ही एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कृषि के सेक्टर के अंदर जो पहले से ही मॉर्बिडिटीज़ की जो लिस्ट है, जो मतलब बहुत सी परेशानियों की लिस्ट है, उसमें कौन कौन चीज़ें, ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है। पहली बात तो कह रखा है इज ऑल्सो लॉन्ग, इज यहाँ पे आ रहा है इस लिस्ट के लिए, ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें शामिल क्या क्या है? एक तो मैसी लैंड रिकॉर्ड्स, मैसी का मतलब बेतरतीब, अस्त व्यस्त, है ना। तो लैंड रिकॉर्ड है वो बिल्कुल मैसी हालत में है। अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न्स, फसलों का जो पैटर्न है कि फसल कौन सी किस समय होगी, कितनी होगी, ये जो पैटर्न है ये अनसाइंटिफिक है, वैज्ञानिक चीज़ों पर आधारित नहीं है। और अनसस्टेनेबल मतलब चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अनसूटेबल है, अनफिजिबल है, अनुपयुक्त है। मार्केट लिंकेजेस, मार्केट से जो लिंकेज है, मार्केट के साथ कनेक्शन जो है, दैट मेक द फार्मर्स वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन बाय ऑफिशियल्स एंड मिडलमैन। अब ये जो लिंकेजेस होते हैं, मार्केट से संबंध जो होता है, वो किसानों को वल्नरेबल कर देता है, वीक कर देता है। किस कारण से? कि वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा और बिचौलियों के द्वारा। ये सिस्टम बहुत खराब है। इनएडिक्वेट इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई को बोलते हैं, इनएडिक्वेट बोलते हैं अपर्याप्त को, अपर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था है। अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन की समस्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई गई है। कॉन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव हैं उनके साथ संघर्ष है। एंड चेंजिंग वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स, और मौसम और जलवायु का पैटर्न जो बदल रहा है, चेंजिंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलता हुआ जो पैटर्न है, उसकी समस्या है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग समस्याएं हैं, ये तो पहले से होती ही हैं भारत के अंदर। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्री एग्जिस्टिंग जो लिस्ट है ना, प्री एग्जिस्टिंग जो मॉर्बिडिटीज़ की लिस्ट है, जो डिस्ट्रेस की लिस्ट है, एंग्विश की, पीड़ा की, कष्ट की लिस्ट है, ये बहुत लंबी है। तो उसमें एक तो लैंड रिकॉर्ड्स बहुत मैसी है, अनसाइंटिफिक और अनसस्टेनेबल मतलब अनसूटेबल क्रॉप पैटर्न्स हैं। मार्केट से जो जुड़ाव है इनका नहीं, किनका? जो ऑफिशियल्स का, मिडिल मैन का, वो इनका शोषण करते हैं। अपर्याप्त रूप से सिंचाई होती है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन की समस्या है, कॉन्फ्लिक्ट वाइल्ड लाइफ के साथ में, और बदलती हुई मौसम और जलवायु की स्थितियां हैं। फॉर नाउ, अब के लिए, द सेंटर मस्ट अनाउंस द MSPs फॉर द करंट सीजन एट द अर्लीस्ट। लेट अनाउंसमेंट्स हैव एडेड टू द अनसर्टेनिटी फॉर द फार्मर्स इन रिसेंट ईयर्स। तो अब के लिए तो क्या करना चाहिए? सेंटर को यहाँ पे सुझाव है लेखक के द्वारा, मस्ट यहाँ ऑब्लिगेशन के लिए आ रहा है, अनाउंस द MSPs का अनाउंस करना चाहिए। MSPs को अनाउंस कर देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या देंगे ये अनाउंस कर दो इस वर्तमान सत्र के लिए, एट द अर्लियर, जल्द से जल्द, ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई लेट अनाउंसमेंट्स, अगर लेट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, देरी से अगर घोषणाएं हुई हैं, तो उन्होंने इन दिनों के अंदर, रिसेंट ईयर्स में, इन वर्षों के अंदर अनसर्टनिटीज़ को बढ़ाया है। एडिट का मतलब बढ़ा दिया है, तो अनिश्चितताओं को बढ़ाया है। तो अब के लिए, इस वर्तमान सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए इस केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि इन दिनों के अंदर, इन वर्षों के अंदर अगर कोई लेट अनाउंसमेंट्स हुए हैं तो उन्होंने यहाँ पे पीड़ा या कष्ट को बढ़ाया है। The creation of a buoyant agriculture sector will take much more and those efforts must be made on a war footing. War footing मतलब जैसे युद्ध में हम तैयारियां करके जाते हैं पूरी तरीके से, उस स्तर पे तैयारियां, युद्ध स्तर की तैयारियां। युद्ध स्तर में क्या होता है कि पूरा फोर्स, पूरे दम लगा के काम करते हैं, वैसा यहाँ पे पूरा दम लगाना पड़ेगा। द क्रिएशन ऑफ ए बायंट एग्रीकल्चर, बायंट का मतलब क्या है? बायंट का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, रोजी। तो एक प्रकार सक्सेसफुल भी कह सकते हो, आशावादीपूर्ण कह सकते हो। तो क्रिएशन ऑफ ए बायंट एग्रीकल्चर सेक्टर, तो क्रिएशन, निर्माण करने की प्रोसेस,
तो बायंट एग्रीकल्चर सेक्टर का निर्माण, है ना, एक ऑप्टिमिस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें हम कुछ आशा लगा के बैठ सकते हैं, जो सफल एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका क्रिएशन जो है विल टेक मच मोर, उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें लगेंगी। विल टेक वो लेगा, मच मोर बहुत ज़्यादा चीज़ें, मच के साथ मोर आप ये मत सोचिए डबल कंपैरेटिव है, मच डिग्री पॉजिटिव होती है, मोर कंपैरेटिव है। एंड दोज एफर्ट्स मस्ट बी मेड ऑन ए वॉर फुटिंग, और ये जो एफर्ट्स हैं, जो बहुत कुछ एफर्ट्स लगेंगे, इन एफर्ट्स को किया जाना चाहिए ऑन ए वॉर फुटिंग, युद्ध स्तर पर ये एफर्ट्स किए जाने की ज़रूरत है, पूरा दम लगा के इनको किए जाने की ज़रूरत है। अब हम बात करें आज के इस एडिटोरियल का टोन, तो इसका टोन आप कह सकते हो प्रैग्मेटिक टोन है कि लेखक यहाँ पे बिल्कुल व्यवहारिक बातें कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी हैं, राज्य सरकारों की भी है, लेकिन पूरा व्यवहारिक बात पर आधारित की वास्तव में समस्या क्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, उसको यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस बारे में बताया गया। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब हम बात करते हैं पेड यूजर्स के लिए कुछ क्विज़ हैं उनके बारे में।